Good morning, students. In our previous video, we have studied the summary of the drama Julius Caesar, act wise and scene wise. Now we will study about the main characters of the play. कि आज पिछले previous videos में हमने different scenes में act के different scenes की summary study करी थी. अब इस वीडियो में हम जो इस ड्रामा के मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे कोई भी बिग क्वेश्चन आए अच्छे से अटैम्प्ट कर सके कैरेक्टर्स को लेकर. सो लेट्स स्टार्ट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. जूलियस सीजर. Julius Caesar is considered to be the greatest Roman commander and the most imposing personality in Roman history. Julius Caesar एक greatest Roman commander थे और एक वो most imposing मीन्स इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इम्प्रेसिव थी और रोमन हिस्ट्री में इसी के लिए वो जाने जाते थे. ही रिटर्न्स टू रोम इन ट्रियम्फ आफ्टर अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट पॉम्पी, और वो रोम वापस लौट कर आते हैं अपनी सक्सेसफुल विक्ट्री ओवर पॉम्पी के अगेंस्ट जो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया था उस पर वो सक्सेसफुल होकर विक्ट्री लेकर वापस से रोम को रिटर्न आते हैं. Many senators are wary of Caesar becoming a dictator of the Roman Republic. और जो बहुत सारे senators होते हैं, जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं, वो सीज़र की वो वेरी मीन्स वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि जो सीज़र की है डिक्टेटरशिप इंक्रीज होती जा रही है रोमन रिपब्लिक को लेकर. However, Caesar seems to show no such inclination as he declines the crown several times. लेकिन जैसा कि हमने समरी में भी पढ़ा था कि सीज़र जो है क्राउन को डिनाई करता है, एंटोनी जब उसको क्राउन ऑफर करता है तो हमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती. येट सीज़र टू लाइक ऑल ग्रेट मैन हैज़ हिज ओन शेयर ऑफ फ्लॉज. लेकिन सीज़र भी दूसरे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की तरह उसके भी कुछ शेयर ऑफ फ्लॉज थे, मतलब कुछ कमियाँ थी, वीकनेसेस थी. ही comes to his increasing personal idolization among his native people. He comes होता है कि जो प्रेशर को हैंडल ना कर पाए, फेल हो जाए, फेल टू रेजिस्ट प्रेशर. तो उसकी जो पर्सनालिटी और जो उसके एज अ लीडर जो आइडोलाइजेशन बढ़ रहा था वहाँ के नेटिव पीपल्स में, उसको वो रेजिस्ट करने में, उस प्रेशर को रेजिस्ट करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था. He is brave, bold and ambitious and in the glorious pageant of his welcome. वो बहुत ही ब्रेव था, बोल्ड था, एम्बिशियस पर्सनालिटी था और वो एक इन द ग्लोरियस पेजेंट ऑफ हिज वेलकम ही इग्नोर्स इल एमेंस, और वो उसको बहुत ही इम्प्रेसिव पेजेंट मीन्स प्रोग्राम में, ग्लोरियस प्रोग्राम में उसका वेलकम किया जाता है आफ्टर द विक्ट्री ओवर पॉम्पी. एंड ही इग्नोर्स इल ओमेंस, और वो अपशगुन को नहीं मानता था, सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करता था. एंड थ्रेट्स अगेंस्ट हिज लाइफ, और ओमेंस को ही थ्रेट करता था उसकी लाइफ के अगेंस्ट में कि वो ऐसा कुछ नहीं होता, सुपरस्टिशंस किसी की लाइफ में नहीं होते हैं. बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी इटर्नल एज अ नॉर्थ स्टार, और हमेशा खुद को नॉर्थ स्टार के जैसा मानता था. नॉर्थ स्टार क्या है? नॉर्थ स्टार की एक पोजीशन फिक्स है, हमेशा वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलता है. वैसे ही सीजन मानता था कि वो भी नॉर्थ स्टार के जैसे ही है, उसको उसकी पोजीशन के साथ कोई नहीं हिला सकता. He becomes a prey to his own credulity and goodwill. Credulity means a tendency to believe as true. मतलब वो खुद जो कहता था उसी चीज़ को सच मानता था और उसी का वो शिकार हो जाता है, प्रे बन जाता है. And goodwill, and he trusted senators stab him to death in the very senate hall of Rome. और इसके जो ट्रस्टेड सेनेटर्स होते हैं वो उसे किल कर देते हैं उसकी के सेनेट हॉल में इन द रोम, जिसमें वो विक्ट्री करके ओवर पॉम्पी वहाँ पर पहुँचता है. तो ये जूलियस सीजर का कैरेक्टर है.
अगर जूलियस सीजर से के कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। और आपके जो मैं एडिशनल क्वेश्चन आंसर भेजूंगी और जो आपके बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर भेजूंगी उसमें भी जूलियस सीजर के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आप अपना जो बिग लेंथी आंसर है जो कि 150 वर्ड्स में आपको लिखना है वो कर सकते हैं। Now Brutus is a firm supporter of the Republic in Rome who believes strongly in a government based on the votes of senator. अब नाउ हम ब्रूटस का कैरेक्टर स्टडी करते हैं। तो ब्रूटस एक फर्म सपोर्टर होता है रिपब्लिक ऑफ रोम का, जो ये बिलीव करता है, स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो गवर्नमेंट है वो सेनेटर्स के वोट पर ही डिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब पब्लिक व्यूज़ को, ओपिनियन को ज़्यादा स्ट्रांग मानता है। Brutus and Caesar are great friends, but Brutus is made to believe by the enemies of Caesar that Caesar aspires to possess infinite power and to be a dictator. ब्रूटस और सीज़र बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो सीज़र के एनिमीज़ होते हैं वो ब्रूटस को ये बिलीव करवा देते हैं, ये यकीन दिलवा देते हैं कि जो सीज़र हैं वो एस्पायर मीन्स उसकी जो एम्बिशंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही हाई इंस्पिरेशंस उसकी हैं और वो डिक्टेटर बनना चाहता है। Making use of Brutus' firm sense of honor, Caesar's enemies succeeded to manipulate him into believing that Caesar must die in order to preserve the republic in Rome. और ब्रूटस की इस सेंस को जानकर जो सीज़र के एनिमीज़ होते हैं उसे मैनिपुलेट करवा देते हैं और उसे बिलीव करवा देते हैं कि सीज़र को अगर रोम ऑफ रिपब्लिक को हमें बचाना है, रिपब्लिक रोम को हमें सेव करना है तो सीज़र को हमें किल करना ही होगा। Torn between his loyalty to Caesar and his allegiance to the state, Brutus decided to prioritize to the matters of the state as he idealized Roman virtue. और जो उसकी लॉयल्टी है जो ब्रूटस की सीज़र के तरफ और उसकी जो स्टेट की तरफ जो एलिगेंस है, एलिगेंस मीन्स ऑल्सो लॉयल्टी, कि उसकी स्टेट की तरफ, रोम की तरफ जो लॉयल्टी है और सीज़र की तरफ लॉयल्टी, उसके बीच में उसका थॉट प्रोसेस बढ़ जाता है। बट ब्रूटस एंड में डिसाइड करता है, प्रायोरिटाइज करता है कि जो रोम स्टेट के प्रति उसकी जो लॉयल्टी है उसे वो प्रेफर करेगा रेदर देन द लॉयल्टी टू सीज़र। While the other conspirators act out of envy and rivalry, only Brutus truly believes that Caesar's death will benefit Rome. और बाकी जो दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स थे, जो रिबेलियस थे, जो साजिश करने वाले पर्सन्स थे, वो जेलिसी, एनवी मीन्स जेलिसी के कारण और राइवलरी के कारण ब्रूटस को सीज़र के मर्डर में इन्वॉल्व करना चाहते थे और वो सीज़र को अपना एनिमी मानते थे, जबकि ब्रूटस ये बिलीव करता था अगर सीज़र की डेथ हो जाएगी तो इससे रोम को बेनिफिट होगा। He joins the conspirators and he swore to stab Caesar with others to assassinate Caesar. और वो कॉन्स्पिरेटर को ज्वाइन कर लेता है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो सीज़र को किल कर देती है और उसको मर्डर करने के लिए सीज़र को किल करने के लिए ब्रूटस अपनी स्वॉर्ड से उसको स्टैब कर देता है। On the funeral of Caesar, Antony incites the mob of Rome to hound and force the conspirator to flee. और जो सीज़र के फ्यूनरल पे एंटोनी इंसाइट्स मीन्स एक्साइटेड या उत्तेजित करना, जो वहाँ रोम का जो मॉब है, जो रोम का क्राउड है उसको एग्रेसिव कर देता है, एक्साइटेड कर देता है, उत्तेजित कर देता है और जिससे कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो रोम से भाग जाते हैं। लेटर सीजर्स गोस्ट हॉन्ट्स ब्रूटस, और बाद में जो सीज़र का गोस्ट है वो ब्रूटस को डराता है। Actually, it is his scene of guilty that ultimately makes him defeated from the combined powers of Octavius and Antony. वास्तव में जो ब्रूटस को सीज़र का गोस्ट दिखता है वो तो जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो भाग जाते हैं और जो ब्रूटस को सीज़र का गोस्ट हॉन्ट करता है ये एक्चुअल में सेंस ऑफ गिल्टी होता है जो ब्रूटस फील करता है और ऑक्टेवियस और एंटोनी के साथ उसे अंत में डिफीट
हार का सामना करना पड़ता है। By committing suicide to save his honor, he becomes the tragic hero of the प्ले अल्टीमेटली। और वो लास्ट में जब हार जाता है तो सुसाइड कमिट कर लेता है और एक ये हीरो का ट्रेजिक एंड होता है। नाउ वी स्टडी द कैरेक्टर ऑफ एंटोनी। द कैरेक्टर ऑफ मार्क एंटोनीज जूलियस सीजर ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्स थ्रू आउट द प्ले। तो एंटोनी का जो कैरेक्टर है जूलियस सीजर ड्रामा में, वो पूरे प्ले में थोड़ा चेंज होता रहता है, ट्रांसफॉर्म्स होता रहता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो हम देखते हैं। ही इज़ अ ट्रस्टेड फॉलोवर टू सीजर एंड अ कॉमन रेवलर इन द बिगनिंग। वो एक बहुत ही सीजर का ट्रस्टवर्दी फॉलोवर होता है और कॉमन रेवलर होता है अ पर्सन हु इन्जॉयज इन नॉइजी वे, मतलब वो बहुत ही इन्जॉय करने वाला स्पीचफुल पर्सन होता है रेवलर का मीनिंग। बट बाय द एंड ही इज़ अ पावर हंग्री, लेकिन एंड में वो पावर हंग्री हो जाता है। वेंजफुल मतलब एंग्रियस पर्सन हो जाता है। कोल्ड हार्टेड मेंबर ऑफ द सेकेंड ट्रिम्यूवायरेट, और कोल्ड हार्टेड पर्सन हो जाता है। और सेकेंड ट्रिम्यूवायरेट मीन्स जो कि 3 ग्रुप्स का पर्सन जो कि किसी चीज़ के उत्तराधिकारी हों, हायर हों, जिसके लिए हमने लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में भी स्टडी किया था। What prompts his dramatic change of character in Antony? A number of things, chiefly the death of Caesar and the power he gains in the second ट्रिम्यूवायरेट। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जो कि सीजर की डेथ के बाद होती हैं, और उसके बाद वो पावर गेन करता है एज अ सेकेंड हेयर। 3 पर्सन्स में जो सेकेंड नंबर का हेयर होता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ऑक्टेवियस सीजर होता है जो सीजर का नेफ्यू होता है, सेकेंड नंबर पे एंटोनी होता है एंड थर्ड नंबर पे लेपिटस होता है। In Act 1 and 2, the character of the play see Antony as little more than a foolish gamesome reveler। और स्टार्टिंग में एक्ट 1 और 2 में एंटोनी है जो थोड़ा सा फुलिश है, गेमसम या रेवलर पर्सन शो होता है, क्योंकि हर कोई उसे लाइटली लेता है, उसकी बातों में कोई बिलीव नहीं करता। Antony is nothing more than a friend of Caesar. Brutus dismisses him as a threat to the conspiracy, saying, for he is well given to sports, to wildness and much company. सीजर का ओनली फ्रेंड होता है। ब्रूटस भी ये कहकर एंटोनी को किल नहीं करना चाहता कि ये तो वो सिंपल अच्छा पर्सन है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है, वाइल्डनेस है और किसी को कंपनी देने के लिए अच्छा है, स्पीच देने के लिए पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है। द अदर कॉन्स्पिरेटर्स आर क्विक टू एग्री दैट देर इज़ नो फियर इन हिम। और जो दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि एंटोनी से हमें कोई फियर नहीं है। तो यहाँ पे जो एंटोनी की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही नॉर्मल शो होती है। सीजर टू लाइक द अदर्स डज नॉट थिंक मच ऑफ एंटोनी अदर देन एज अ फ्रेंड। और सीजर भी एंटोनी को दूसरे फ्रेंड्स की तरह ही समझता है। ही शो सरप्राइज इन वन इंस्टेंस एंड सेज सी एंटोनी दैट रिवर्स लॉन्ग नाइट इज नॉट विथ स्टैंडिंग अप। एवरीवन सीज एंटोनी एज अ यंग पार्टियर एंड नॉट वर्थ मच थॉट। और सभी जो हैं वो एंटोनी को यंग पार्टियर मीन्स अ पर्सन हु इज अटेंडिंग पार्टी, तो पार्टी अटेंड कर रहे हैं और वो उसके ज़्यादा उसके बारे में कोई सोच नहीं रखता है। दे हाउएवर मिसजज एंटोनी एज दे सून फाइंड इट आउट। और ये जो भी कंसेप्ट था कि एंटोनी से कोई फियरफुल नहीं था, सब उसे नॉर्मल स्पोर्ट्समैन गेमसम पर्सन समझते थे और कोई उससे फियरफुल नहीं था, ना ही उसे सिर्फ अपने फ्रेंड की तरह ही समझते थे। ये सब बातें मिसजज हो जाती हैं और ये हम जो प्ले है उसके एंड में हम देखते हैं कि वो के पावर थर्स्ट के कारण, अपनी जो पोजीशन के कारण वो ब्रूटस और केशियस के साथ बैटल करता है।
In Act 3, Antony is seen as scheming after he comes to know of Caesar's assassination. और इन एक्ट 3 में एंटोनी जो है स्कीम बनाता है, जब वो सीजर का मर्डर हो जाता है तब वो एक स्कीम बनाता है जिसके लिए वो अपने सर्वेंट को ब्रूटस के पास भेजता है और उससे फ्रेंडली होने के लिए रिक्वेस्ट करता है. Rather than foolishly staying on the spot of murder and yell at Brutus and the other conspirators, he sends the servants ahead to see if it is safe and chooses his words carefully. और वो फुलिशली वहाँ स्पॉट ऑफ मर्डर पे खड़े रहने की बजाय वो ब्रूटस और अदर कॉन्स्पिरेटर्स के वहाँ से भाग जाता है एंड अपने सर्वेंट को वहाँ पर भेजता है कि सभी चीज़ सेफ़ है, और वो अपने इसके लिए बहुत ही सेफली वर्ड्स को यूज़ करता है. ही इज़ केयरफुल टू कन्विंस एटलीस्ट ब्रूटस दैट ही इज़ अ फ्रेंड. और वो ब्रूटस को कन्विंस करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है कि वो उसका फ्रेंड है. ही द फुलिश ट्रैवलर आउटविट्स ब्रूटस एंड रिसीव्स परमिशन टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल. और वो जिसे कि फुलिश ट्रैवलर समझा जाता था, वो ब्रूटस को अपने आउटविट्स के कारण, मतलब अपनी जो क्लेवरनेस है उससे चीट करता है. आउटविट्स मीन्स है डिसीविंग बाय ग्रेटर क्लेवरनेस, कि जो ब्रूटस है उसको अपनी क्लेवरनेस के साथ डिसीव करता है, चीट करता है. एंड रिसीव्स परमिशन टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल. और जो सीजर की फ्यूनरल पे स्पीक करने के लिए उससे परमिशन ले लेता है. इन हिज सोलिलोक्वी एट द एंड ऑफ द सीन ही शोज दैट ही हैज़ forethought and has a direct course of action. और जो इस एंड ऑफ द सीन में एक्ट 3 के उसकी जो सॉलिलोक्वी होती है, सॉलिलोक्वी होता है कि जो पर्सन है वो अपने माइंड में खुद स्पीक आउट करता है अपनी थॉट्स को. उससे ये शो होता है कि वो कैसे कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहता है, वो ब्रूटस और उसकी जो आर्मी है उसके बारे में क्या सोचता है और सीजर के लिए वो क्या थिंक करता है. He is already able to predict that domestic fury and fires evil strife. और वो ये भी प्रिडिक्ट करता है कि जो डोमेस्टिक फ्यूरी मीन्स वाइल्डनेस, फायर्स मीन्स बहुत ही जो भयंकर है, बहुत ही डेंजरस जो है, सिविल स्ट्राइफ मीन्स वॉर. तो वो खुद ही प्रेडिक्ट करता है कि घर के अंदर ही एक बहुत ही डेंजरस वॉर होने वाली है. विल रन रैम्पली थ्रू आउट इटली आफ्टर हिज स्पीच. जो कि पूरी इटली में उसकी स्पीच के बाद बहुत ही रैम्पली मीन्स फास्टली या अग्रेसिवनेस के साथ, उग्रता के साथ फैल जाएगी. मतलब जो वॉर होगी वो पूरी इटली में उसकी स्पीच के कारण पूरी इटली में बहुत ही अग्रेसिवनेस के साथ सिविल वॉर करेगा. ही इज़ प्लॉटिंग रिवेंज एंड इज़ वेरी इमोशनल इन दिस एक्ट. और वो अपनी रिवेंज को प्लॉट करता है और बहुत ही इमोशनल शो होता है एक्ट में. In scene 2, the cunning Antony uses his emotion to his advantage in his funeral speech. और वो funeral speech में भी अपने ये जो cunning speech है, इमोशनल स्पीच है, उसका एडवांटेज लेता है. His rhetorical ability to turn the crowd to his side is remarkable. और उसकी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी है, रेटोरिकल कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही रिमार्केबल होती है. हिज स्टेटमेंट आई एम नो ऑरेटर एज ब्रूटस इज बिकम्स ऑल द मोर आयरनिक. जैसा कि वो कहता है कि आई एम नॉट ऑरेटर, ऑरेटर मीन्स स्पीकर. जैसा कि ब्रूटस स्पीकर है, मैं वैसा स्पीकर नहीं हूँ, वो अपने स्टेटमेंट में कहता है, जबकि वो अपनी स्पीच से सभी पर्सन्स को, सभी क्राउड को अपनी ओर कर लेता है, जबकि ब्रूटस अपनी स्पीच से अपने क्राउड को अपने फेवर में इतना अधिक नहीं कर पाता है. तो ये बहुत ही आयरनिक लगता है, व्यंग्यात्मक लगता है. एंटोनीज यूजेज ऑफ आयरनी इन हिज स्पीच इज इंजेन्युअस. और जो इसकी जो आयरनी है उसकी स्पीच में वो बहुत ही इंजेन्युअस मीन्स बहुत ही ज़्यादा ही क्लेवर है.
The success of the Antony's speech and the pure madness of the crowd utterly discredit Antony's reputation as a foolish traveler. और जो एंटोनी की है सक्सेसफुल स्पीच है और उसकी जो क्राउड में उसके लिए जो फेवर में मैडनेस दिखती है वो उसकी फुलिश ट्रैवलर की जो रेपुटेशन होती है उसको मूव कर देता है या हटा देता है. In Act 4 and 5, Antony seen as the powerful leader of the second triumvirate. और एक्ट 4 और 5 में वो सेकेंड ट्रिमोवायरेट के रूप में बहुत ही पावरफुल लीडर होता है. एज लॉर्ड एक्टिंग एंड सैड पावर डथ करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर डथ करप्ट एब्सोल्यूटली. जैसे कि लॉर्ड एक्टिंग ने कहा है कि पावर इंसान को करप्ट कर देती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर है वो एब्सोल्युटली पर्सन को करप्ट कर देती है, मतलब पूरी तरह से करप्ट कर देती है. एंटोनी हैज़ क्लेवरली बीन चेंज बाय द पावर ही नाउ पॉजेस. और एंटोनी जैसे ही उसको पावर मिलती है उसके कारण वो चेंज हो जाता है. Rather than the emotionally distraughted man seen in the previous act, we see him now a non-feeling leader. और जो कि ये बहुत ही ईगरली चेंज हो जाता है अपनी पावर को लेकर, और जो कि एक्ट 3 में वो जितना इमोशनल पर्सन दिखता है वो आगे एक्ट 4 और 5 में एक बहुत ही नॉन फीलिंग लीडर के रूप में सामने आता है. He casually sentenced his nephew to death, hardly having any emotion. और वो जो अपने नेफ्यू है जो कि सीजर को किल करने में कॉन्स्पिरेसी करने में ब्रूटस के साथ होता है, उसे किल कर देता है विदाउट हैविंग एनी इमोशंस. He then turns around and says Lepidus is a slight unmeritable man. और वो मुड़ता है और फिर से कहता है लेपिडस जो कि थर्ड रिमूवर है उसके लिए कहता है कि वो इतना इम्पॉर्टेंट या उसमें इतनी क्वालिटीज़ नहीं हैं लेपिडस में, जो कि थर्ड ट्रिमोवायरेट है, ट्रिमूवर है सीजर के किंगडम का. द वंस केयरिंग एंटोनी नाउ इवन स्पीक्स इल ऑफ हिज फ्रेंड. जो एंटोनी पहले अपने फ्रेंड्स की केयर करता होता है वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बुरा या इल बोलता है, इल थॉट्स कहता है. एंटोनी सीम्स टू चेंज अगेन व्हेन हिज फाइनल गोल ऑफ रिवेंज इज अचीव्ड विद द डेथ ऑफ ब्रूटस. और फिर से एंटोनी अपने लास्ट में चेंज हो जाता है जब ब्रूटस की डेथ के साथ उसका रिवेंज पूरा होता है. He is less bent on blunt than and confers upon Brutus a funeral praise by saying that Brutus was indeed a good person or a good man. और लास्ट में वो अपना जो रिवेंज ले लेता है उसके बाद कन्फर्मेशन देता है कि जो ब्रूटस है वो बिल्कुल ही एक बहुत ही गुड पर्सनैलिटी था. एंड किल सीजर विद द नॉबलेस्ट ऑफ इंटेंशन. और उसने सीजर का जो मर्डर किया था वो नोबल इंटेंशन के लिए किया था, क्योंकि जो ब्रूटस है वो रोम का वेलफेयर चाहता था, रोम रिपब्लिक को सेव करना चाहता था. दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल. और उसके जो लास्ट वर्ड होते हैं ब्रूटस के लिए वो होते हैं कि वो बहुत ही नोबलेस्ट ऑफ पर्सन था. एंटोनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंस्टेंटली एवोल्व कैरेक्टर ऑफ द प्ले. और जो एंटोनी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कंस्टेंटली धीरे धीरे जो है डेवलप होता है. ही चेंजेस फ्रॉम अ फुलिश ट्रैवलर टू अ वेंगफुल फॉलोवर. और वो एक फुलिश ट्रैवलर से, वेंगफुल मीन्स अग्रेसिव फॉलोअर के रूप में चेंज होता है. एंड बाय द एंड ऑफ द प्ले ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द प्ले. और प्ले के एंड में वो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर के रूप में सामने आता है. तो हमने स्टडी किया एंटोनी के कैरेक्टर में कि उसके कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं. स्टार्टिंग में उसको फुलिश ट्रैवलर माना जाता है, फिर वो अग्रेसिव रिवेंजफुल पर्सन बन जाता है, देन अगेन एट द एंड वो सॉफ्ट हार्टेड होता है ब्रूटस को लेकर. तो उसकी जो एंटोनी का कैरेक्टर जो डेवलप किया जाता है स्लोली डेवलप्ड किया जाता है. नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टर ऑफ कैशियस.